हेलो स्टूडेंट, यूनिक मेंशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और ये हम लोगों की हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है, जिसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। और मैं आपको पूर्णतः भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया, इसके मैं 2 पार्ट बनाऊँगा और अगर इन दोनों पार्ट्स को आपने अगर अच्छी तरीके से एक बार देख लिया, तो मैं पूर्णतः ये अब आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हिंदी का किसी भी कंपटीशन में कोई भी रोल होगा, आप उसमें डिफीट कर जाएंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यूपीएसआई लेवल से लेकर के वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी लेवल, सारे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर जाएंगे इस एक क्लास के बाद, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक की हर चीज़ों को इसमें कवर करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के मुख्य तथ्यों को जानेंगे। इसका परिचय, हमारे जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। हमारी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। यानी इसका जो अर्थ होता है हिंद का वासी या फिर भारतवासी। और जो हिंदी का मूल रूप होता है वो फारसी भाषा है। क्या है? वो हिंदी का जो मूल रूप होता है वो फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी होता है ये फारसी भाषा का शब्द है। अब हम लोग इसकी व्याख्यात्मक परिभाषा को देखेंगे। व्याख्यात्मक परिभाषा में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा, यानी राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे, यानी किसी भी देश के लिए, पूरे देश में, किसी भी देश में सारे जगहों से कांटेक्ट करने के लिए, पूरे देश में संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा का मतलब होता है जिसमें राजकीय कार्य होते हैं, यानी जिस भाषा में राज्य के राजकीय कार्य होते हैं उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। यानी जगह जगह पर क्षेत्रों में बोलियां अलग अलग होती है। बोलियां एक अलग फैक्टर हो जाता है और राजभाषा एक अलग फैक्टर। राजभाषा जो होती है वो राज्य में जितने भी काम काज होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है राजकीय कार्यों के लिए। और जो बोलियां होती हैं क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो बोलियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे हिंदी का क्रमिक विकास एवं उत्पत्ति क्रम। हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे जो हमारा हिंदी है इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से फिर पाली का जन्म होता है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और उसके बाद फिर हिंदी। यानी जो अवहट्ट होता है ये होता है पुरानी हिंदी या टूटी फूटी हिंदी। अवहट्ट का मतलब होता है पुरानी हिंदी या टूटी फूटी हिंदी। यानी इसका मतलब संस्कृत से पाली बना, पाली के बाद प्राकृत बना, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट बना, फिर उसके बाद हिंदी आई। यानी धीरे 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 सुधार करते 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 हमको एक शुद्ध लैंग्वेज हिंदी हमको मिली, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे लिपियाँ। लिपियाँ क्या होती हैं? लिपियाँ जो होती हैं यानी लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब जैसे देवनागरी लिपि, यानी हमारी जो हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है। और देवनागरी लिपि का मतलब क्या होता है? ये बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। यानी देवनागरी लिपि को ही हम ब्राह्मी लिपि भी कहती है। ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इसको ब्राह्मी लिपि भी मिलती जुलती कह सकते हैं। अब गांधारी लिपि क्या होती है? गांधारी लिपि को हम खरोष्ठी लिपि भी कहते हैं। ये क्या होता है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। यानी इसको बताने का, इन दोनों को एग्जाम्पल देने का एक मेन जो रीजन था वो यह था, यह बताना कि जो लिपियां होती हैं ये केवल लिखने का ढंग या लिखने के तरीकों को बताती हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिनों को देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जिनको हमें, हिंदी से रिलेटेड ऐसे दिन हैं जिनको हमको याद करना बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारे एग्ज़ाम में हर जगह पूछे जाते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे किसी किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि व्याकरण की रचना करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसको हम वैयाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैयाकरण बोलते हैं।
व्याकरण, क्योंकि ये जो है किसी किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसने व्याकरण की रचना की है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। और इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगे, आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, आप उसको नोट करते चले जाएं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं। इसमें स्वर जो होते हैं इसमें उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं, या फिर अबाध रूप से कह सकते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है ये अबाध रूप से होता है, इसमें कोई बाधा नहीं होती है। और जहाँ व्यंजन होते हैं, और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजनों का जो उच्चारण होता है ये स्वरों की सहायता से होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है पा, प के साथ आ मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है, जब हम यहाँ से जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो जो हमारा व्यंजन होता है वो स्वतः ही आधा हो जाता है, यानी पा पे हलंत लग जाएगी। या कोई वर्ड आप उठा लीजिए, माँ उठा लीजिए, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो माँ और आ को अलग करेंगे तो जैसे ही हम स्वर को निकालेंगे और ये जो हमारा व्यंजन होता है ये आधा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्वर क्या है। स्वर उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वर का जो उच्चारण होता है अबाध रूप से या फिर स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे अ, ई, उ, इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो स्वर होते हैं स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, यानी इनका जो है ये उच्चारण अबाध रूप से होता है, कोई बाधा नहीं होती इनका उच्चारण करने के लिए। अब हम लोग परिभाषा देखते हैं। वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी वर्णों का वह सार्थक समुदाय जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा समुदाय जो सार्थक रूप से होता है, क्रम वाइज होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्वनि के लिपि चिन्हों को ही हम वर्णमाला कहते हैं, यानी जो लिपि चिन्ह होते हैं, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं ध्वनियों को अगर हम किसी माध्यम से, किसी वर्ण के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं तो वही क्या हो जाता है, वही वर्ण हो जाता है, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपको और आता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वर्ण होती है, या फिर हम इसको अक्षर भी बोलते हैं। कभी कभी विकल्प में वर्ण ना दे करके अक्षर दे देता है, तो भी हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसका सही जवाब अक्षर भी होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वह होती है ध्वनि। ध्वनि, या फिर ध्वनि को हम स्वनिम भी बोलते हैं और फोनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम फोनिक्स भी बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमको आगे ध्यान देना है, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो 53 है। ठीक है, पहले क्या थी? पहले 52 थी, अब एक विशिष्ट व्यंजन आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट व्यंजन आकर के जुड़ जाता है, इससे हमारे वर्णों की संख्या वो 53 हो गई है। केंद्रीय हिंदी समिति के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 53 है, यानी एक वर्ण को जोड़ दिया गया, पहले 52 था, इसमें प्लस एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया गया जिससे संख्या ये 53 हो गई है। नोट, केंद्रीय हिंदी समिति ने इस वर्ण को विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देते हुए यह संख्या मानी है। वर्णों का विवरण कुल 53 है। ठीक है, जिसमें स्वर 11 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन जो है 2 होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वर 11 तो ठीक है, समझ आ रहा है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो क से लेकर के माँ तक, क से माँ तक के जो वर्ण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन जो होते हैं स, स और ह, यानी जो उष्म व्यंजन का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने में घर्षण उत्पन्न होता है, यानी उष्मा उत्पन्न होती, गर्मी उत्पन्न होती है ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य, र, ल और व होते हैं, यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या, र, ल, व होते हैं। और द्विगुण, या इसको हम उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन भी आ जाएगा एग्जाम में, तो आपको डरना नहीं है। ये इसका मतलब होता है
द्विगुण व्यंजन। ये दो होते हैं और ये दो कौन कौन से होते हैं हम आगे देखेंगे। ये जो द्विगुण होते हैं ड और ढ, ये दोनों जो वर्ड होते हैं ड और ढ, यही हमारे क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अयोगवाह व्यंजन क्या होता है, अयोगवाह जो व्यंजन होता है अंग और अ होता है, अंग और अ, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यानी अंग और अ जो वर्ण होते हैं इन्हें ही हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। जो हमारा विशिष्ट व्यंजन है आप लोग इसको देख सकते हैं, यही विशिष्ट व्यंजन हमारे वर्णमाला में जुड़ करके वर्णों की संख्या को 53 कर दिया है। यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की जो संख्या होती है वो 43 है, जिसमें 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कौन सा विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 43, जिसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन हैं। हम आगे बढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 45। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि वर्णों की संख्या सभी लोगों को पता होती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप हो जाता है। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 45, जिसमें 10 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है और 2 द्विगुण व्यंजन। द्विगुण को ही हम क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन हम बोलते हैं, हमने आपको पीछे बताया था। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्वर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ा सा डीप अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। स्वर, स्वर क्या होता है, इसकी परिभाषा, जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न के होते हैं, यानी अबाध रूप से, जिसका उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं होती है, जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम स्वर बोलते हैं। और स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, वो होती है 11। अ आ इ ई उ री ए ओ औ, यानी ये क्या है, ये 11 स्वर होते हैं कुल टोटल। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होता है, क्योंकि इन्होंने री को छोड़ दिया, यानी जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं इसमें री को छोड़ दिया जाता है, इस हिसाब से जो स्वरों की संख्या होती है वो 10 रह जाती है। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी स्वरों की संख्या 10 होती है, इन्होंने भी री को छोड़ दिया होता है। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट री से रिलेटेड जान लेते हैं, कि री से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे तत्सम और तद्भव करते हैं तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तब री से संबंधित तथ्य क्या है, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल तत्सम शब्दों में ही री का प्रयोग होता है, री का प्रयोग अन्य जगह भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग री का होता है वो तत्सम शब्दों में ही होता है। हिंदी शब्दकोशों में री का जो क्रम होता है, जो री का क्रम होता है वो आ के पश्चात आता है। ठीक है। यानी हिंदी जो शब्दकोश होते हैं, डिक्शनरी होती है, उसमें जो री का क्रम आता है वो अंग के पश्चात आता है। ठीक है। यानी हिंदी वर्णमाला में री, उ तथा ए के मध्य आता है। ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर होते हैं। अ ई उ री ए ओ ए औ। मात्राएं इसमें 10 होती हैं। ठीक है। आ को छोड़ करके, यानी आ को छोड़ करके इसमें 10 मात्राएं होती हैं और 9 स्वर होता है संस्कृत में। इस चीज़ को भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में भी संस्कृत के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को दिमाग में रखना है, ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कुल 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार कौन से हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर जो होते हैं ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है। पहला ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे या यह एक मात्रिक होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब
जिनका उच्चारण बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही कम समय लगता है, या फिर जिसमें केवल एक मात्रा होता है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी होती है? अ, ई, उ, री। इन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर वही होते हैं अ, ई, उ और री। यही क्या है? मूल स्वर होते हैं। इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं क्योंकि इसमें एक मात्राएं लगी होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर का मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। अब ये क्या होते हैं? ये द्विमात्रिक होते हैं, इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। इनको बड़ा डिनोट किया जाता है, यानी ज़्यादा समय लगता है इनको। जैसे दीर्घ स्वर में क्या? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो जाते हैं? ये सब दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दीर्घ स्वरों का वर्गीकरण। इनकी प्रकृति कैसी होती है? मूल दीर्घ स्वर या फिर सजातीय स्वर। मूल दीर्घ स्वर को ही हम सजातीय स्वर कहते हैं। अब मूल दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? आ, ई, उ, यानी समान जाति के स्वरों के मेल से बनते हैं, कि इसीलिए इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं और मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। जैसे आ है, ये 2 छोटा आ से मिलकर के बना है तो एक बड़ा आ बनता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है? ये सजाती स्वर भी हो जाता है। ठीक है, और सेम यही साथ ई के साथ भी होता है। ई और ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? और विजातीय स्वर ए ओ औ, यानी विभिन्न जाति के स्वरों के मेल से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? यानी विभिन्न जाति के स्वरों के मेल से बनते हैं ये। जैसे ए है, अ और ई मिल करके ए बनाते हैं। ओ और ओ जैसे बनता है आ और उ को मिला करके, यानी आ और उ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। ए, अ और ई को मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? विभिन्न जाति के स्वर कहते हैं। ये इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं या फिर विजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर क्या होता है? सजातीय स्वर एक ही स्थान से उत्पन्न होता है। सजातीय स्वर कहाँ से उत्पन्न होता है? एक ही स्थान से उत्पन्न होता है। और विजातीय स्वर जो होता है वो भिन्न स्थानों से उत्पन्न होता है। सजातीय स्वर का एक ही स्थान से उत्पन्न होता है और विजातीय स्वर भिन्न भिन्न स्थानों से, क्योंकि जो सजातीय स्वर होता है इसकी सेम जाति होती है, यानी सेम वर्ण को जोड़ करके ही वह बड़ा बन जाता है, और विजातीय स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेकर के इसको बनाया जाता है, इसीलिए विजातीय स्वर हो जाता है। अब जैसे आ है, आ और आ को मिलाया गया तो बड़ा आ हो गया। ए है, ए में आ और ई को मिलाया गया तब जा कर के ये ए बनाता है। तो ये विजातीय यानी अलग अलग स्वर हो गए, इसीलिए इसको विजातीय स्वर कहते हैं। और ए जो है, इसमें किसका किसका प्रयोग होता है? कंठ और तालु का। इसीलिए ही हम इसको कंठ तालव्य भी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य स्वर भी बोलते हैं ए को। इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा ए का निर्माण हुआ है आ और ई से मिलकर के बना है। ई जो होता है तालु से इसका उच्चारण होता है, और आ जो होता है इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसीलिए इसको हम कंठ तालव्य स्वर भी बोलते हैं। अब जैसे बड़ी ई है, ये 2 छोटी ई से मिलकर के बना है। ए जो है, ऐ जो है आ और ए से मिलकर के बना है। तो सेम इसी तरीके से जैसे ओ है, ओ आ और उ से मिलकर के इसका निर्माण होता है, यानी ओ का आ और उ से मिलकर निर्माण होने की वजह से, यानी आ जो है कंठ का है और उ जो है ओष्ठ का है, इसीलिए इसको हम कंठोष्ठीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठीय स्वर भी बोलते हैं। ओ और आ और ओ को मिला करके बनता है। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमारी वीडियो लंबी भी ना हो और 2 पार्ट में हमारा वर्णमाला ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की जो क्लास चलेगी 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक चलेगी, इससे ज़्यादा क्लास नहीं चलने वाली है। और आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।